नमस्कार। ये वास्तु है क्या? ये आया कहाँ से? वास्तु आपके घर से बना है। जिस घर में हम रहते हैं उस घर से वास्तु आया है। फॉर एग्जाम्पल, सास और बहू है। अब वो दो है तो दो लेडीज हैं, तो आपस में कुछ अनबन तो होगी। उस अनबन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, एक थर्ड पर्सन उसका सॉल्यूशन निकालता है। इसी तरह वास्तु में अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, सपोज एग्जाम्पल वेल्थ के बारे में, मनी के बारे में, पैसा तो खूब आ रहा है, सेविंग नहीं हो पा रही। प्रॉब्लम कहाँ है? कि पैसा आ रहा है, कमा भी खूब रहे हैं, सारे घर के चार व्यक्ति हैं और चारों बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, अर्निंग हो रही है, लेकिन सेविंग नहीं हो पा रही। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ये वास्तु के जरिए हम इसको ठीक कर सकते हैं कि सेविंग ना होने की वजह क्या है, इसके सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। वास्तु के बारे में आपने देखा होगा कि वास्तु में पहले के जमाने में जो लोग रहते थे, सिंगल स्टोरी के घर में रहते थे, उनका बाथरूम हमेशा घर से बाहर रहता था। लेकिन आजकल स्पेस कम होने की वजह से लोगों ने फोर्थ फ्लोर, पांचवा फ्लोर तक बना डाले और एक ही घर के अंदर दो तीन टॉयलेट बना दिए। और जो प्रॉब्लम और जो क्रिएट ज्यादा होने लगी आज के टाइम में, कि अटैच बाथरूम बनने लगे। मान लो आप घर में बैठ के खाना खा रहे हो, कमरे में बैठ के खाना खा रहे हो, और आपका बच्चा पॉट कर रहा है। अब आप खुद सोचो, जो डिटॉक्स कर रहे थे वही वाइब्रेशंस आपके खाने में चलेगी, आपको पता ही नहीं चला। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वो एकदम नहीं आती, अचानक तो आती ही नहीं है। उसका पहले बेस बनना शुरू होता है, करते करते बीमारी पड़नी शुरू जब होती है। तो सबसे पहले जो हमारे हैं, आपने एक बात वास्तुशास्त्र में देखा होगा कि ताजमहल आज तक टिका हुआ है। आज तक उसका कोई पत्थर, कोई नींव नहीं हिली हुई। वो एज इट इज इतने सालों तक क्यों है? केदारनाथ का मंदिर, आपने देखा इतनी त्रासदी हुई थी, इतनी बाढ़ आई थी, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन मंदिर वहीं की वहीं खड़ा हुआ है। ये वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग ही होता है। जैसे द्वापर युग में कृष्ण भगवान की जो द्वारकापुरी थी, वो समुद्र के बीचों बीच बनी हुई थी। उसको विश्वकर्मा जी ने बनाया था। लेकिन ये सोचो, आज के टाइम में कोई ऐसा बना सकता है? बिल्कुल नहीं बना सकता। अगर आपके घर की नींव पक्की होगी तो भूकंप भी आपके घर को नहीं हिला सकता, वो वास्तु के जरिए ही हो सकता है। अगर आपके घर वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बनता तो आपके घर में प्रॉब्लम्स आएगी आएगी। वास्तु में सबसे पहले जो होता है वो 5 एलिमेंट्स होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यदि ये 5 तत्व, ये 5 एलिमेंट्स, ये पंचभूत आपके घर में बैलेंस है, तो आपके घर में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आपके घर में अगर प्रॉब्लम्स आएगी तो धीरे धीरे करके वो चली भी जाएगी, उसका टाइम पीरियड ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन आजकल जो बिल्डर्स लोग होते हैं, वो पैसा कमाने के चक्कर में घर का वास्तु बिगाड़ देते हैं, उल्टी सीधी नींव बना देते हैं, जिसकी वजह से आजकल बिल्डिंग गिर जाती है और वो खड़ी नहीं रह पाती। आप सोचो, पहले के टाइम में इतने राजमहल बने थे, मंदिर बने थे, आज तक इतने सालों तक एज इट इज मंदिर क्यों है? उसकी पत्थर की नींव क्यों नहीं हिलती? उसका कोई भी पत्थर इधर से उधर क्यों नहीं गिरा? द्वारकाधीश मंदिर, ताजमहल, केदारनाथ, कितने सारे मंदिर हैं। तो सूर्य भगवान जी का मंदिर है। साउथ में जितने भी मंदिर हैं, आज तक इतने सालों तक वो एज इट इज ही है, और उसमें कोई भी उसको भूकंप, कोई भी तूफान, त्रासदी उसको नहीं हिला सकी। वास्तु का अर्थ ये तुम्हें डराना नहीं होता। वास्तु शास्त्र कहते हैं, किताबों में, वेदों में, शास्त्रों में बताया है कि वास्तु का मतलब आपको डराना नहीं होता। वास्तु का मतलब होता है कि डायरेक्शंस, कि आप चार दिशाओं को सिर्फ बैलेंस करके चलो। सूर्य भगवान उदय होगा तो पूर्व दिशा से ही होगा, साउथ दिशा से नहीं हो सकता। ये फिक्स है। भगवान ने जो संसार बनाया है वो फिक्स कर रखा है चार दिशाओं के बेस पर। अगर चार दिशाओं को आपको समझ आ जाती है कि ये चीज का क्या मतलब है, तो आपकी घर में, आपका मकान, आपके घर के प्रॉब्लम्स, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी रिलेशन खराब नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे, जो हमारा टॉपिक है कि वास्तु के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि वास्तु क्या है, अपने घर की पॉजिटिव वाइब्रेशन को कैसे पहचाने। ये बड़ी समस्या है कि हमें पता नहीं चलता कि हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं। झगड़े क्यों हो रहे हैं? घर में क्लेश होता है, बच्चे रिस्पेक्ट नहीं करते माँ बाप की,
मियाँ बीवी का रिश्ता खराब हो रहा है और वो कभी भी आपस में जब बोलते हैं तो तू तड़ा करके बोलते हैं, मीठे बोल नहीं बोलते, मीठे बोल की कमी होती है। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखो, अगर आप जो घर में कमा रहा है, हेड ऑफ फैमिली, मान लो जॉब करके आया और आपकी बीवी ने आपको स्माइल पास की घर में घुसते ही, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो आपको कितना अच्छा लगता है कि हाँ, आज घर में शांति है और आज घर में रिलैक्स है और आपका मन करता है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशंस। पॉजिटिव वाइब्रेशन में जब आप घर में एंटर करते हो, तो आपको एक खुशी अनुभव होती है कि हाँ, ये मेरा घर है, जहाँ सब मुझे प्यार करती हैं। इमोशंस और फीलिंग ही पॉजिटिव वाइब्रेशन का दूसरा नाम है। अगर आप घर में एंटर किया और आपके घर में आपकी बीवी का मुंह बना हुआ है और घर में बच्चे झगड़ रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपका घर में आने का मन नहीं करेगा, कहोगे नहीं ये बेकार है, मेरे को घर पे नहीं आना। इसे बोलते हैं नेगेटिव वाइब्रेशंस। एग्रेशन होता है घर के अंदर, बहुत गुस्सा, आप घर में एंटर किया, आपको बहुत गुस्सा आने लगेगा कि नहीं, आज मैं घर में नहीं जाऊंगा, आज मैं लेट घर पहुंचूंगा, चाहे मेरी बीवी इंतजार कर रही हो। आपके अंदर फीलिंग नहीं होती, नो फीलिंग्स। नेगेटिव वाइब्रेशन जो होती है, नो फीलिंग, नो इमोशंस, किसी के प्रति कोई दया भाव नहीं, कोई मीठे बोल नहीं, किसी को देखकर भी गुस्सा आ जाना। क्योंकि वास्तु एक विज्ञान है, वास्तुशास्त्र की विद्या प्राचीनतम विद्याओं में से एक है। वास्तु करते समय किसी भी घर के लिए हर दिशा के स्वामी ग्रह, प्लैनेट्स, पंच तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। अपने आवास हेतु भवन निर्माण करते समय यदि जो जिस दिशा के स्वामी है, ग्रह है, और इस दिशा के जो पंच तत्व है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, तो जीवन में हमेशा कठिनाई परेशानियां बनी रहती है। क्योंकि दिशाओं के स्वभाव के अनुकूल घर बना होता है, तो वहां पे हमेशा सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहेगी और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। यदि दिशाओं के स्वभाव के अनुकूल घर नहीं होता, तो वहां हमेशा नकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है, जिससे जीवन में कठिनाई परेशानी और तकलीफें आती है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे घर में वास्तु दोष है? माना कि आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है, तो बिजनेस भी अच्छा होगा, लेकिन यदि आपका बुरा समय आ गया, तो आपके घर में अकारण ही विपत्तियां आनी शुरू हो जाएगी, और इसका अर्थ है कि आपके घर में वास्तु दोष शुरू हो गया। क्योंकि वास्तु का हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध है। वास्तु के बिना यदि हम अपने घर का निर्माण करते हैं, तो अकारण ही विपत्तियां आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हम अपने बुरे वक्त में, उस वक्त वास्तु के कुछ सिद्धांत और नियमों का पालन करके हम अपने उस वक्त की परेशानियों को कम कर सकते हैं। अब यह कि हम अपने घर में वास्तु दोष को कैसे पहचानें। यदि आपके घर में अचानक ही परिवार में कलह शुरू हो गया, रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई, आपके घर के अंदर मकड़ी का जाला, यानी मकड़ी ने आपके घर में जाला बनाना शुरू कर दिया, आपके घर में कबूतर आने शुरू हो गए। पहले तो ऐसा नहीं था, जब आपका समय अच्छा था, फिर अचानक ये सब क्यों आने लगा? आप समझ ही नहीं पाते कि परेशानी आने की वजह क्या है। आपके घर में जैसा पैसा आपके पास आ रहा है, वैसा ही खर्च हो गया और सेविंग नहीं हो रही। निरंतर खर्चे बढ़ते जा रहे हैं आपके घर में। हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो गई, परिवार में तनाव रहने लगा, बच्चे कहना नहीं मानते, कर्जे बढ़ने शुरू हो गए, उधार का पैसा लिया गया वापस नहीं कर पा रहे, आपके घर के बाहर गड्ढा या कीचड़ है जो आपने इसको अनदेखा कर रहे हो। ये भी वास्तु दोष का एक बहुत बड़ा कारण है। ये वास्तु दोष की कुछ ऐसी पहचान है जिसको आप देखकर अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं और अपने घर में आई हुई परेशानियों का समाधान करके अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हो। जब कभी आप अपना मकान बनाते हो, तो सबसे पहले आसपास का वातावरण, एटमॉस्फेयर जरूर देख लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वास्तु, यदि आपके घर के आसपास जहाँ पे आप अपना मकान बना रहे हो या कोई भवन का निर्माण कर रहे हो, अगर वहाँ पे शमशान भूमि हो, हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, नदी हो, नाला हो, जलाशय हो, कुआं हो, और या वहाँ पर कोई झोपड़ी हो और सड़क ऊंची नीची हो,
तो सोच समझकर आपको अपना घर बनाना चाहिए, क्योंकि घर बनाने के लिए आप बहुत मेहनत करते हो। अपना घर बनाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी उस घर में लगा देते हो, लेकिन जब आप उस घर में जाते हो तो आपको वो घर फल नहीं देता, अशुभ फल देता है। तो आपको तकलीफ होती है, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले आपके फैमिली के मेंबर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और वो अक्सर बीमार रहने लगते हैं। तो अच्छा है ना, इससे पहले आप वास्तु के अनुसार कुछ बातों को स्मरण करके तभी आप अपना भवन का निर्माण करो, क्योंकि एटमॉस्फेयर देखकर ही आपके घर के आसपास क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, उसको देखने के बाद ही आप अपना घर लो, और उसके बाद ही वो घर आपको उचित फल देगा। नहीं तो वास्तु के अकॉर्डिंग या बिना वास्तु के भी आपको वो घर फल अच्छा नहीं दे सकता। इसलिए कहते हैं कि जिस भूखंड में निर्माण करना हो, उसके आसपास के क्षेत्र में अन्य भवन, पेड़, नदी, सड़क, पहाड़ एवं टीले आदि का विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि इनका वातावरण पर और उसके माध्यम से वहीं रहने वाले लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि प्लॉट दो बड़े प्लॉटों के बीच में हो और आसपास झुग्गी झोपड़ी हो तो वो प्लॉट अशुभ होता है। और यदि प्लॉट के आसपास कब्रिस्तान, शमशान, मकबरा, समाधि हो तो वो प्लॉट रहने के लायक नहीं होता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। यदि प्लॉट के आसपास मंदिर, हॉस्पिटल, रेलवे क्रॉसिंग, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, आसपास भीड़ भाड़ हो तो उस प्लॉट में रहना उचित नहीं होता। और यदि प्लॉट के अंदर बिल, मधुमक्खी का छत्ता, कोए, उल्लू के घोंसले, दूसरों के घर का पानी, वर्षा का जल और मंदिर की छाया पड़ती हो तो वो घर अशुभ माना जाता है। और यदि किसी गली का अंतिम टी पॉइंट पर मकान हो तो वो कष्टकारक होता है। इससे घर में रहने वालों के माइंड में डिस्टर्बेंस रहती है। वास्तु इसलिए ज़रूरी है घर के अंदर, जहाँ हम फैमिली में रहते हैं तो हम चाहते हैं हमारी फैमिली के अंदर सुख शांति बनी रहे, घर में कोई क्लेश ना हो, झगड़ा ना हो और ना ही कोई हेल्थ इशू आए। लेकिन आपको पता है कि पहले के टाइम में लोगों को अपने घर के बाहर टॉयलेट या बाथरूम तो घर के अंदर होता था, लेकिन आज के टाइम में लोगों ने क्या किया, अटैच बाथरूम बनाने शुरू कर दिए जिसमें टॉयलेट भी अटैच हो गया। और आप ये देखो, एक ही घर के अंदर एक ही जगह पर आपने अपना बेडरूम बना लिया, स्टडी टेबल भी बना ली, पूजा घर भी बना लिया और वहाँ पे आपने टॉयलेट भी बना दिया। अब आप खुद सोचो, जब टॉयलेट भी एक ही जगह पे होगा, आपकी पूजा घर भी एक ही जगह पे होगा तो क्या होगा, हेल्थ इशू तो आएंगे आएंगे, क्योंकि आपने अपने घर के अंदर सारी चीज़ों का मिक्सर कर दिया। अब मिक्स करने से क्या हुआ कि वास्तु दोष आएगा आएगा। वास्तु दोष को हटाने के लिए आपको पहले तो वास्तु के कुछ सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसको समझने पड़ते हैं। और वास्तु बात करता है हमेशा डायरेक्शन की। आपको डायरेक्शन अगर समझ में आती है, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये आपको पता ही होगा, डायरेक्शंस आनी कंपलसरी है। उसके बाद ही आप इसके अपने घर का वास्तु कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके घर के अंदर अटैच बाथरूम है तो आपको सोचो, अगर आप खाना खा रहे हो और आपका बच्चा वहाँ पर बैठा हो और उसकी जो नेगेटिव वाइब्रेशन, नेगेटिव जो चीज़ आएगी, नेगेटिविटी आएगी तो आपके खाने पर असर डालेगी और तो आपकी हेल्थ तो ख़राब होगी होगी। इसलिए तो इस प्रॉब्लम वास्तु दोष बढ़ता जा रहा है घर के अंदर, हर घर के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आज के टाइम में जगह कम भी है, ना चाहते हुए भी कितना भी कर लो वास्तु के अकॉर्डिंग घर बन ही नहीं पा रहा। तो इसलिए वास्तु दोष दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप अपना पहले अपने घर का एक छोटा सा एक हिस्सा बताओ कि आपने पूजा घर कहाँ बनाना है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है। ये सबको पता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पूजा घर के लिए होती है, लेकिन कभी कभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूजा घर नहीं बन पाता, लोग टॉयलेट बना लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपके घर में हेल्थ इशू आती है। वास्तु कहता है कि आप अपने एलिमेंट्स को, अपनी जो प्रिंसिपल्स है, हमारे जो सिद्धांत है, उनको मानो, उसके बाद आपके घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको आंसर दिया, आपकी किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए। साउथ ईस्ट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि वह अग्नि कोण है, यानी अग्नि देवता का वास है। अग्नि देवता का वास क्यों है? क्योंकि वहाँ पे हम खाना बनाते हैं, खाना बनाएंगे तो हमारी अच्छा खाना बनेगा। अपने घर का वास्तु ठीक करने के लिए सबसे पहले हमें वो घर की डायरेक्शन पे फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद ही घर का वास्तु दोष दूर होगा और आपके घर का वास्तु अच्छा होगा।
हर व्यक्ति की तमन्ना होती है कि वो अपने जीवन में एक बार छोटा घर ही सही लेकिन अपना घर हो। किसी भी इंसान के लिए घर सपनों का महल होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही उम्मीदों के साथ वो अपना नया घर खरीदते हैं। नया घर खरीदते समय यदि आप कुछ बातों का अगर ध्यान रखोगे तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप उस प्रॉब्लम से आसानी से निकल सकते हैं। क्योंकि जहाँ हमारी फैमिली है, जिस घर के अंदर हम सब मिलकर रहते हैं, वहीं से वास्तु आया है और वास्तु पंच तत्वों पर आधारित है। पंच तत्व के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। पंच तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यदि ये 5 एलिमेंट्स आपके घर में बैलेंस है तो आपको कोई प्रॉब्लम्स आ ही नहीं सकती। यदि आ गई तो आप उसका सॉल्यूशन खुद ही निकाल सकते हो। चलिए हम बात करते हैं। जब भी आप नया घर खरीदते हो, सबसे पहली बात है कि आपके घर में वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी आपका घर हवादार होना चाहिए। यदि आपका घर हवादार होगा, आपके घर में मूड स्विंग नहीं होंगे और आपको कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा और आपके उस मूड स्विंग से बचने के लिए। सेकेंड पॉइंट है, नया घर खरीदते समय सूरज की रोशनी का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप 24 घंटे यदि लाइट जला के रखोगे तो आप सोशल नहीं हो सकते, आपके घर में नेटवर्किंग बहुत कम रहेगी और आपके जो सोशल रिश्ते हैं, आस पड़ोस के सब जगह रिश्ते नहीं बन पाएंगे और आपको नेम फेम मिलने में दिक्कत आ सकती है। तीसरा है, आपके घर में ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वरना आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम आएगी जिसका कोई इलाज नहीं है और आप परेशान रहोगे और आपको हमेशा डॉक्टर से दवाई लेते रहना पड़ेगा। चौथा है, आपके घर में कभी भी पानी जमा नहीं होना चाहिए। यदि आपके घर में बालकनी में, बाथरूम में, किचन में कहीं भी अगर पानी इकट्ठा होता है तो आपके घर में धन की कमी अवश्य रहेगी और फाइनेंशियल इशू रहेगी। आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और न्यू अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। पांचवा पॉइंट है, आपके घर के बाहर गड्ढा, कीचड़, पानी, दूसरे के घर का पानी आपके घर के आगे नहीं आना चाहिए। मेन गेट के सामने होगा तो आपका हेड ऑफ फैमिली यानी मुखिया को हमेशा डिप्रेशन रहेगा। यदि आप इन सब बातों का अगर ध्यान रखते हो तो आपके घर में कोई भी वास्तु दोष नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप नया घर खरीदो तो कुछ थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी बातों का ध्यान अवश्य रखना। हमारे भारत में हिंदू वास्तुकला और हिंदू मंदिर और शिल्पकारी में ऐसी बेजोड़ मूर्तियों को कोई नहीं बना सकता। क्योंकि ये जो प्रतिमाएं हैं, गुफाएं हैं, ये वास्तुशास्त्र का अनोखा अनुपम उदाहरण है जो हजारों सालों के बाद भी कोई भी त्रासदी आ जाए इन्हें अपनी जगह से हिला नहीं सकी। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार, वास्तु सिद्धांतों के अनुसार यदि किसी जगह को बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है तो उसका हमेशा एक बेजोड़ उदाहरण दुनिया को सौगात में मिलता है। जब भी हम वास्तु सिद्धांतों की बात करते हैं तो वो सबसे पहले भूमि का चयन किया जाता है। क्योंकि भूमि ऐसी जगह पे देखते हैं जहाँ पर आसपास का वातावरण शुद्ध हो, पवित्र और धार्मिक हो। और उसके बाद दिशा का चयन किया जाता है कि कौन सी दिशा ऊंची है और कौन सी दिशा नीची है। जैसे कि आप देखते हो कि गुफाओं में शिवलिंग या शिव प्रतिमा बनी होती है और मंदिर का एक अनुपम और सुंदर और अनोखा अनुभव होता है। जो ये हमें बताता है कि शिवलिंग के दर्शन करने हो तो या भगवान के दर्शन करने हो तो अपना पैसा, पावर और ईगो को छोड़कर आना चाहिए। और कहीं कहीं किसी गुफाओं में बौद्ध धर्म के बारे में भी दिखाया जाता है कि गौतम बुद्ध के चेहरे पर असीम शांति क्यों है, एक अद्भुत शांति क्यों है।
जो हमें ये बताती है कि अपने मन को शांत करो, अपने मन को एकाग्र करोगे तो तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसी अनुपम अनोखी शांति मिलाई दिखाई देगी। और इसके लिए जो जगह का निर्माण किया जाता है, ऐसी जगहों का ऐसे अलौकिक उदाहरण बहुत सारे हमारे भारत के अंदर है, जहाँ पर कोई भी किसी स्थान पर जाकर भी वहाँ पे एक सुखद अनुभव महसूस करता है। क्योंकि वास्तु सिद्धांतों के अनुसार कोई भी वास्तुकला हो या गुफाएं हो या मूर्तियां हो, वो सब वो सब हमें वास्तु सिद्धांतों के द्वारा ही सौगात में मिली है। इतना अलौकिक उदाहरण हमें पूरे भारत के अंदर बहुत सारे मंदिर है। क्या आप जानते हैं कि वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई? मत्स्य पुराण में वास्तु पुरुष के बारे में बताया गया है कि एक बार अंधकासुर राक्षस का भगवान महादेव से भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान महादेव ने अंधकासुर राक्षस का वध कर दिया, लेकिन वध करते समय भगवान महादेव के पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, जिससे एक विचित्र प्राणी की उत्पत्ति हुई। उस विचित्र प्राणी ने पृथ्वी पर जितना भी खून था सब लबालब पी गया, लेकिन उसकी भूख शांत नहीं हुई। तब उसने भगवान महादेव से प्रार्थना की, भगवान मेरी भूख शांत नहीं हुई, मैं भूखा हूँ, मुझे तीनों लोगों को खाने की अनुमति दे। भगवान ने कहा तथास्तु। ऐसा सुनते ही सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, अगर उस विचित्र प्राणी ने तीनों लोगों को खा जाएगा तो हमारा क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, जैसे ही वो पृथ्वी को खाने के लिए झुकेगा तुम उसके शरीर पर बैठ जाना। उस विचित्र प्राणी ने जैसे ही पृथ्वी को खाने के लिए पृथ्वी की तरफ झुका तो सारे देवता 45 देवता राक्षस मिलकर उसके शरीर पर बैठ गए, जिससे वो उठ नहीं सका। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी भूख शांत नहीं हो सकती, चाहे तुम तीनों लोगों को खा जाओ, तुम्हारी भूख शांत करने के लिए जो पंच तत्वों को फॉलो नहीं करेगा और उससे हटकर कार्य करेगा, उसके जीवन में विघ्न परेशानियां आएगी, तब तुम उसको अपना आहार बना लेना। इस तरह से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। 45 देवता जो उसके शरीर के अंग पे विराजमान थे, वो उस अंग के देवता कहलाए। विश्वकर्मा प्रकाश में वास्तु पुरुष के जन्म के बारे में उल्लेख है कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि शनिवार कृतिका नक्षत्र में व्याति वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। वास्तु पुरुष का नाम है वास्तुस्पति। 5 एलिमेंट्स क्या होते हैं? पंच तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनकी एक विशेष पहचान होती है। जैसे पृथ्वी की विशेष पहचान है गंध, जल की विशेष पहचान है स्पर्श, वायु की विशेष पहचान है स्पर्श जिसका कोई रूप नहीं होता, और अग्नि का जो विशेष गुण होता है वो है स्पर्श। आकाश का विशेष गुण होता है शब्द, जो हम सुन सकते हैं, क्योंकि जल हमें देता है लाइफ, पृथ्वी हमें देती है स्टेबिलिटी, वायु हमें देता है आवागमन, आना जाना, अग्नि हमें देती है फायर, काम करने की एनर्जी, आकाश हमें देता है पीस, शांति। इन पंच तत्वों के द्वारा ही मनुष्य की रचना हुई और पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड ही इन पंच तत्वों पे आधारित है। वास्तु शास्त्र में भी इन पंच तत्वों के बिना किसी भी भवन का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि हर दिशा को इन पंच तत्वों से जोड़ा गया है। पंच तत्वों के बिना जीने की कल्पना नहीं की जा सकती। घरों में वास्तु होना क्यों जरूरी होता है? इस संसार में प्रत्येक वस्तु, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सबका निर्माण पंच तत्वों से ही हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों को वास्तुशास्त्र में बताया गया है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, दक्षिण दिशा से नहीं हो सकता, इसी तरह 8 दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम,
ईशान कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण, ये 8 दिशाओं का वर्णन भी वास्तुशास्त्र में बताया गया है, क्योंकि इस संसार में किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए वास्तु होना जरूरी होता है, क्योंकि वास्तु पंच तत्वों के सिद्धांत और दिशाओं के नियमों के पालन पर आधारित है। जैसे मुगल कालीन में ताजमहल आज भी वास्तुशास्त्र का एक अनोखा उदाहरण है, जो आज तक कायम है और जिसमें आज तक कोई टूट फूट नहीं हुई। दक्षिण भारत में भगवान वेंकटेश्वर जी, तिरुपति बालाजी, मीनाक्षी टेम्पल, केदारनाथ इत्यादि अनेक उदाहरण हैं जो वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित है। इसी तरह जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा निवास स्थान है, उस घर का निर्माण भी यदि वास्तुशास्त्र के नियमों के सिद्धांतों के द्वारा बनाया गया है तो आपका जीवन सुखमय, सुख शांति, सुख समृद्धि, परिवार में मधुर संबंध, रिश्तों में मिठास बनी रहती है और आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। यदि आपके घर का निर्माण वास्तुशास्त्र में दिए गए सिद्धांत और नियमों के द्वारा नहीं बनाया गया तो आपके जीवन में अचानक परेशानियां, परिवार में कलह, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, रिश्तों में खटास, एंजाइटी, स्ट्रेस, मानसिक अशांति आनी शुरू हो जाती है, जिसका आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप सोचते मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। ये जैसे यदि आपने तांबे के लोटे में यदि दूध डाल दो तो जहर बन जाता है। इसी तरह यदि आपने ईशान कोण की में टॉयलेट, सीढ़ियाँ, किचन इत्यादि बना देते हो तो आपके जीवन में हेल्थ इश्यू आने शुरू हो जाते हैं। आप चाहे कितना भी डॉक्टर से इलाज करवा लो, लेकिन लगातार बीमारी बनी रहती है और आपको लगातार दवाइयाँ खानी पड़ती है। आपका जीवन स्वस्थ नहीं रहता और आपके घर में बिना बात पे लड़ाई झगड़े, परिवार में कलह इत्यादि अनेक परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हो सके तो आप अपने घर का निर्माण वास्तु के हिसाब से बनाएं, जिससे आपका जीवन सुखमय और घर में सुख शांति बनी रहे और आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। आजकल वास्तु का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि वास्तु दिशाओं के बारे में बात करता है। 8 दिशाओं के बारे में आप जानते होंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। लेकिन 4 दिशाएं और है जिसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण, साउथ ईस्ट को कहते हैं आग्नेय कोण, साउथ वेस्ट को कहते हैं नैऋत्य कोण और नॉर्थ वेस्ट को कहते हैं वायव्य कोण। हम बात करेंगे ईशान कोण के बारे में। आपने सुना होगा कि ईशान कोण में कहते हैं पूजा घर बनाना सबसे सर्वोत्तम होता है, सबसे बेस्ट डायरेक्शन है ईशान कोण की। इसमें पूजा घर बनाने से घर में सुख शांति, रिश्तों में मिठास और सबसे बड़ी बात हेल्थ इश्यू नहीं होते। लेकिन ये सोचो कि नॉर्थ ईस्ट के कोने में ही पूजा घर क्यों बनाया जाए। नॉर्थ ईस्ट को शिव का कोना कहते हैं और शिव भगवान देते हैं हमें क्लैरिटी ऑफ माइंड, सोचने समझने की शक्ति और राइट टाइम पर राइट डिसीजन कैसे लिया जाता है। और इसके प्लैनेट्स है बृहस्पति देव। बृहस्पति देव है देवताओं के गुरु, जो हमें ज्ञान, शिक्षा, हमारे आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं, हमें अपने जीवन में ग्रोथ कैसे लानी है, वो हमें मिलता है ज्ञान से। ज्ञान का कोना यानी ईशान कोण। यदि इस ईशान कोण में यदि आपने टॉयलेट बना दिया, बेडरूम, किचन, सीढ़ियाँ, स्टोर रूम बना दिया, तो आपको पता है कितनी परेशानी होती है। आपके घर में आर्थिक तंगी आनी शुरू हो जाती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेल्थ इशू। हेल्थ इशू आने के बाद आपके घर में डेली दवाइयाँ चलती रहती है, घर में कलह होने लगता है, सुख शांति में थोड़ी भंग हो जाती है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है धन की कमी। ईशान कोण को कहते हैं बिल्कुल पवित्र स्थान है, इसको बिल्कुल पवित्र साफ सुथरा रखना चाहिए, कभी भी इस स्थान को गंदा नहीं रखना चाहिए। टॉयलेट में तो इसका कोई 100% कोई रेमेडीज नहीं है, लेकिन यदि आपकी किचन, बेडरूम, स्टोर रूम या सीढ़ियाँ आती हैं तो कहते हैं उस स्थान को बिल्कुल पवित्र रखो, साफ सुथरा रखो। और एक उपाय के तौर पे यदि आप चाहो तो एक घी का दिया वहाँ पे जलाओ
सुबह और भगवान से प्रार्थना करो कि हमसे इस डायरेक्शन में ये हम साफ नहीं रख पाए, जिससे हमसे गलती हो गई और हमने यहाँ किचन या अपने बेडरूम या स्टोर रूम कुछ भी बनाया हो, उसके लिए माफ़ी मांगो और प्रार्थना करो कि आपकी हमेशा ब्लेसिंग हमारे पास बनी रहे। किसी भी घर का वास्तु सही है या गलत है या वास्तु दोष है, ये हम कैसे पता चलता हमें? इसके लिए हमें वास्तु डिग्री का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारा घर, हमारे जो घर का नक्शा है उसमें साउथ कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट कहाँ पड़ता है और नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे आती है। दिशाओं के ज्ञान के बिना आप घर के वास्तु के बारे में बता ही नहीं सकते, क्योंकि वास्तु के कुछ प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, जिसको समझने के बाद ही आप घर के किसी नक्शे के बारे में देख कर बता सकते हो कि घर में वास्तु दोष है तो कितना है, प्रॉब्लम आ रही है तो कहाँ से आ रही है, कर्जे आ रहे हैं तो कहाँ से कर्जे आ रहे हैं, लोन कहाँ से ले रहे हो, कौन सी डिग्री खराब है, कौन सा जोन खराब है जिसकी वजह से आपके घर में कोर्ट केस हो गया, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम होगी, आपके घर में तलाक हो गया, आपकी बीवी आपको छोड़कर चली गई, आपके बच्चे कहना नहीं मानते, बहुत सारी बातें हैं जिसका संबंध वास्तु से भी होता है। क्योंकि वास्तु सिर्फ ये कहता है कि आप अपने डायरेक्शन को, अपने एलिमेंट्स को, 5 एलिमेंट्स जो है, और अपनी डिग्री का थोड़ा सा ज्ञान ले लो, उसके बाद आप अपने घर का वास्तु खुद भी ठीक कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, जब हम घर लेते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे घर की एंट्री कौन सी डायरेक्शन में है। यदि साउथ डायरेक्शन में है तो हम सोचते हैं नहीं, साउथ डायरेक्शन में डिग्री नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साउथ डायरेक्शन के बारे में सबको भ्रम की स्थिति है कि साउथ में अगर हमारा जो घर होगा तो वहाँ दिक्कतें आएगी, लेकिन साउथ डायरेक्शन की डिग्री में कौन सी डिग्री है ये किसी को ज्ञान नहीं होता। क्योंकि डिग्री जाने बिना आप अपने घर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आपको दिशाओं का ज्ञान तो है, डायरेक्शन तो आपको मालूम है, लेकिन वो डायरेक्शन आपकी कौन सी डिग्री पे आती है, इसके लिए तो डिग्री का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वास्तु डिग्री जाने बिना आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका घर का मेन गेट क्या है, मुख्य द्वार जो है, कौन सी डायरेक्शन में कौन सी डिग्री में है, उसके बाद ही आप अपने घर के अंदर का वास्तु कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले ठीक करने के लिए आपको अपने घर के मेन गेट की एंट्री कौन सी डायरेक्शन में आती है और कौन सी डिग्री में आती है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वास्तु डिग्री जानना पड़ेगा। तो इसके लिए आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु डिग्री कैसे निकाली जाती है। डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा, इसके अंदर में डायरेक्शन बनानी पड़ेगी। अब ये क्या है, हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये ईस्ट डायरेक्शन, और ये साउथ डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन, यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अब इनकी डिग्री कैसे निकालेंगे? कोई भी डिग्री शुरू होती है 0 डिग्री से, तो नॉर्थ की जो डिग्री है 0 डिग्री है, यानी 360 डिग्री। क्लियर? अब ईस्ट जो है, पूर्व दिशा की जो डिग्री है वो है 90 डिग्री, और साउथ दिशा की डिग्री है 180 डिग्री, और वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की डिग्री है 270 डिग्री। ये हमारी 4 दिशाओं की डिग्री है। अब हम निकालते हैं 8 डायरेक्शन की डिग्री। आप देख रहे हो, ये है हमारी नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है? ईशान कोण। ईस्ट और साउथ के बीच में डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है हमारी? आग्नेय कोण। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, यानी नैऋत्य कोण। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, यानी वायव्य कोण। इस तरह से हमारी 8 डायरेक्शन हो गई। 4 डायरेक्शन की डिग्री तो हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालते हैं 8 डायरेक्शन डिग्री कैसे निकाली जाती है। इस डायरेक्शन की जो पूर्व दिशा की जो डिग्री है 90 डिग्री है। 90 डिग्री को हम आधा कर लेते हैं, तो आधा क्या हुआ, आधी डिग्री कौन सी हुई? 45 डिग्री। अब नॉर्थ ईस्ट की डिग्री जो होगी 45 डिग्री। क्लियर? अब 45 डिग्री में आप 45 डिग्री ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री के अंदर आप ऐड कर दो 45 डिग्री को, तो साउथ ईस्ट की जो डिग्री निकलेगी 135 डिग्री, यानी आग्नेय कोण की डिग्री है 135 डिग्री। क्लियर? अब साउथ की 180 डिग्री कैसे आई? 135 डिग्री में आप 45 डिग्री ऐड करोगे तो साउथ दिशा की डिग्री आएगी 180 डिग्री। इसी तरह से हम और डिग्री निकालेंगे।
अब 180 डिग्री में 45 डिग्री ऐड करने पर साउथ वेस्ट की डिग्री आती है आपकी 225 डिग्री। अब 225 डिग्री में फिर 45 डिग्री ऐड कर दो तो वेस्ट की डिग्री निकलती है आपकी 270 डिग्री। अब 270 डिग्री में फिर से 45 डिग्री ऐड कर दो तो आपके नॉर्थ वेस्ट की डिग्री निकलती है 315 डिग्री। अब 315 डिग्री में फिर से 45 डिग्री ऐड कर दो तो डिग्री निकलती है 360 डिग्री। क्लियर? कितना इजी तरीके से डिग्री निकालना सिखाया है आपको कि डिग्री निकालने का तरीका ये है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप अपने डायरेक्शंस की डिग्री निकाल सकते हो। लेकिन आजकल 16 डायरेक्शन की बात की जाती है तो 16 डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। जैसे आपको भी बताया कि 8 डायरेक्शन डिग्री कैसे निकाली जाती है। ये डिग्री फिक्स है। इसके लिए शक्ति चक्रा भी आता है जिसको लिए आप अपने घर पे कंपास की जगह उसको रखकर अपने घर की डिग्री भी निकाल सकते हो। वो हम आपको सेकंड वीडियो में बताएंगे। अब हम निकालते हैं 8 डायरेक्शन डिग्री। फिर से दोबारा से एक सर्कल बनाओ नया और इसमें पहले 8 डायरेक्शन बनाई जाती है। पहले 8 डायरेक्शन को बनाओ। क्लियर? अब ये क्या है हमारा? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ। क्लियर? अब इसके अंदर हम लाइनें डालते हैं ताकि हम 8 डायरेक्शन की डिग्री और निकाल सकें, यानी 16 डायरेक्शन कैसे बनाएं। इस तरह से आप ऐसे लाइन खींचेंगे। क्लियर? अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में डिग्री आती है वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में डिग्री आती है वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है ईस्ट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में जो डायरेक्शन आती है साउथ साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो डिग्री आती है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसको कहते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसको कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? अब ये हमारी होगी 16 डायरेक्शंस। अभी आपको 8 डायरेक्शन की डिग्री निकालना सिखाया था। अब बात करते हैं 16 डायरेक्शन की डिग्री कैसे निकाली जाती है। बहुत ही सिंपल तरीका है। नॉर्थ ईस्ट की जो डिग्री थी 45 डिग्री थी। अब 45 डिग्री के अंदर आप इसको हाफ कर दीजिएगा। जैसे हमने ईस्ट डायरेक्शन की डिग्री 90 डिग्री थी उसको हमने हाफ किया था तो हमारी डायरेक्शन कौन सी आ गई थी? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। उसकी डिग्री कौन सी थी? 45 डिग्री। इसी तरह से हमें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, तो उसकी डिग्री निकालने के लिए नॉर्थ ईस्ट की डिग्री को आधा कर देते हैं। तो डिग्री कौन सी निकली? 22.5 डिग्री। यानी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की जो डिग्री है 22.5 डिग्री। अब इस 22.5 डिग्री में फिर से 22.5 डिग्री ऐड करते चले जाओ पूरी डायरेक्शन के अंदर, तो आपकी पूरी 16 डायरेक्शन डिग्री निकल जाएगी। जैसे 22.5 में 22.5 ऐड कर दो तो क्या बनेगा? 45 डिग्री। यानी नॉर्थ ईस्ट की डिग्री निकल गई 45 डिग्री। अब 45 डिग्री में फिर से आप 22.5 डिग्री ऐड कर दो तो निकल जाएगी हमारी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की डिग्री क्या हुई? 67.5 डिग्री।
अब 67.5 डिग्री में ईस्ट की डिग्री निकालने के लिए हम 22.5 डिग्री को फिर ऐड करते हैं, तो हमारी कौन सी डिग्री निकल गई? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में फिर से आप 22.5 डिग्री को ऐड करो, तो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन की डिग्री क्या निकली? 112.5 डिग्री, यानी 112.5 डिग्री। अब साउथ ईस्ट की आपको डिग्री पता है 135 डिग्री। इसको चेक करने के लिए आप 22.5 डिग्री को ऐड करोगे तो साउथ ईस्ट की डिग्री निकलेगी 135 डिग्री। इजी। अब 135 डिग्री में फिर से 22.5 डिग्री ऐड कर दो तो हमारी साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की डिग्री निकल जाती है, जो है 157.5 डिग्री। अब साउथ की डिग्री क्या है? 180 डिग्री। कैसे आई? साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की डिग्री में आप फिर से 22.5 डिग्री ऐड करोगे तो आपकी साउथ डायरेक्शन की डिग्री निकल जाएगी 180 डिग्री। अब साउथ साउथ वेस्ट की डिग्री निकालने के लिए 180 डिग्री में 22.5 डिग्री को ऐड करोगे तो डिग्री निकलेगी साउथ साउथ वेस्ट की डिग्री कौन सी निकली? 202.5 डिग्री। क्लियर? कितना इजी है ना समझना। बहुत ही आसान तरीके से है समझना कि डिग्री कैसे निकाली जाती है। हम कहाँ पे थे? साउथ साउथ वेस्ट पे। तो डिग्री कौन सी निकली हमारी? 202.5 डिग्री। अब साउथ वेस्ट की डिग्री कौन सी थी जो हमने निकाली थी पहले? 225 डिग्री। कैसे आया? साउथ साउथ वेस्ट की डिग्री थी 202.5 डिग्री, तो इसके अंदर फिर से आप 22.5 डिग्री ऐड करोगे तो हमारी साउथ वेस्ट की डिग्री निकल जाएगी 225 डिग्री। अब वेस्ट साउथ वेस्ट की डिग्री निकालने के लिए 225 डिग्री में फिर से आप 22.5 डिग्री को ऐड करोगे तो वेस्ट साउथ वेस्ट की डिग्री निकलेगी 247.5 डिग्री। वेस्ट की डिग्री आपको पता है 270 डिग्री। कैसे आई? 247.5 डिग्री में आप 22.5 डिग्री ऐड कर दोगे तो निकल जाएगी वेस्ट की डिग्री 270 डिग्री। इस तरह से आप चेक भी करते रहना कि आपकी डिग्री सही निकली नहीं निकली। अगर डिग्री सही निकली इसका मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी कमी है, तो कैलकुलेशन को सही करना दोबारा से। इसलिए मैंने आपको बताया था कि 8 डायरेक्शन की डिग्री निकालने के लिए सबसे पहले आपको किस तरह से निकालना है, ताकि आप 16 डायरेक्शन डिग्री निकालना आपके लिए आसान हो जाए। अब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिग्री निकालने के लिए 270 डिग्री में फिर से आप 22.5 डिग्री को ऐड करोगे तो आपका निकल जाएगा 292.5 डिग्री। तो हमारी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की डिग्री कौन सी होगी? 292.5 डिग्री। अब नॉर्थ वेस्ट की डिग्री आपको मालूम है क्योंकि 315 डिग्री थी, इसके अंदर फिर से आप 22.5 डिग्री को ऐड कर दो तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की डिग्री निकल जाएगी 337.5 डिग्री। और नॉर्थ की डिग्री 360 डिग्री, तो इसको चेक करने के लिए फिर से आप 22.5 डिग्री को ऐड करोगे तो निकल जाएगी नॉर्थ की डिग्री 360 डिग्री। इस तरह से हम 16 डायरेक्शन डिग्री निकाल सकते हैं। रसोई घर की सबसे उत्तम दिशा वास्तु के अनुसार कौन सी है? घरों के अंदर रसोई का यानी किचन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि रसोई घर वह स्थान है जहाँ पर भोजन बनाया जाता है, क्योंकि भोजन से ही तो हमारा जीवन है। कहते हैं जिस घर की रसोई साफ सुथरी रहती है वहाँ पे देवताओं का वास होता है और वहाँ पे रहने वाले सदस्यों की सेहत हमेशा अच्छी बनी रहती है और आर्थिक संपन्नता और हमेशा बरकत बनी रहती है। और यदि जिस घर की किचन साफ सुथरी नहीं होती और उसमें वास्तु दोष भी होता है तो उस घर में रहने वाले सदस्यों की, महिलाओं की सेहत बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, हमेशा हेल्थ इश्यू बने रहेंगे। वास्तु के अनुसार किचन की सबसे उत्तम दिशा आग्नेय कोण यानी साउथ ईस्ट दिशा है,
क्योंकि इस दिशा के स्वामी अग्नि देवता है। किचन बनाते समय कभी भी ब्लू रंग का पेंट नहीं करना चाहिए और साउथ दिशा में नाली कभी नहीं बनानी चाहिए और सिंक बनाते समय हमेशा उसका मुंह उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। किचन के अंदर कभी भी काले रंग की स्लैब नहीं लगानी चाहिए और ना ही सिंक और चूल्हा एक ही प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए, क्योंकि आग और पानी को कभी भी आसपास रसोई घर में नहीं रखना चाहिए। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज को नॉर्थ या वेस्ट दिशा में रख सकते हो और माइक्रोवेव ओवन, गैस चूल्हा, हीटर, टोस्टर साउथ ईस्ट दिशा की ओर रखने चाहिए। ईशान कोण और ब्रह्म स्थान में कभी भी किचन नहीं बनानी चाहिए, वरना आपके घर में रहने वाले सदस्यों को हमेशा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बनी रहेगी। यदि आपकी रसोई में वास्तु दोष है तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। यदि आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके घर में रहने वाले आपके परिवार के सदस्यों की सेहत हमेशा अच्छी बनी रहेगी। कई बार आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि हमारे घर में सेविंग नहीं होती, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, फिर बचत क्यों नहीं कर पाते। वास्तु के हिसाब से यदि आपके घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन अर्थात वायव्य कोण अगर सही नहीं है तो पैसा आएगा जाएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के देवता है वायु देवता। हवा को कोई पकड़ नहीं सका, हवा कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठती। सबसे बड़ी बात है कि उनकी ग्रह जो है चंद्रमा है। चंद्रमा का संबंध किससे है? मन से। और मन तो आपको पता है बड़ा चंचल होता है। अब मन हमेशा हमारा ध्यान भटकाता है, कभी भी हमें स्टेबिलिटी नहीं देता, हमें मूड स्विंग देता है और हमारी लाइफ में अप एंड डाउन चलता रहता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में यदि आप बच्चों का कमरा बनाते हो तो बेस्ट है, क्योंकि बच्चे कभी भी एक जगह टिक कर नहीं बैठते। और हो सके जिस लड़की की शादी नहीं हो रही उस लड़की को उस कमरे में आप सुला सकते हो, जिससे उसकी शादी जल्दी हो जाए। वहाँ पे आप गेस्ट रूम भी बना सकते हो, लिविंग रूम बना सकते हो। यदि किसी कारणवश वहाँ पे वास्तु दोष आ जाता है और आप ये सब नहीं कर पाते तो आपके घर में मूड स्विंग होने लगेंगे। मूड स्विंग होने से आपके घर में लाइफ में अप एंड डाउन चल जाएगा। अप एंड डाउन होने से क्या होगा? आपके रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। रिलेशनशिप खराब होने से आपको मेंटल स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा और उससे अग्रेशन बढ़ जाएगा घर के अंदर। अग्रेशन बढ़ने से हेल्थ खराब हो जाएगी। हेल्थ खराब होने से क्या होगा? आपका लाइफस्टाइल खराब हो जाएगा। लाइफस्टाइल खराब होने से आपके रिश्तों में कड़वाहट हो जाएगी और मिठास खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम्स बढ़ने शुरू हो जाएगी। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में ये सब चीजें ना हो तो जहां पे आपके घर में नॉर्थ वेस्ट दिशा है वहां पे आप अरोमा जल जलाओ या विंड चैन भी लगा सकते हो, जिससे आपके घर में स्टेबिलिटी आ जाए और आपकी खुशियां बरकरार बनी रहे। जब भी मकान बनाते हैं तो 2 या 2 से अधिक मंजिलों का हमेशा बनता है। तो इसके लिए जो ग्राउंड फ्लोर पर जो घर का जो हेड ऑफ फैमिली है, यानी घर का जो मुखिया है, उसको साउथ डायरेक्शन में अपना बेडरूम बनाना चाहिए, जो उचित है। अकॉर्डिंग टू वास्तु घर का जो बड़ा बेटा है उसको ऊपर वाले फ्लोर पर साउथ डायरेक्शन में ही अपना बेडरूम बनाना चाहिए। वास्तु के अनुसार सबसे सही दिशा बेडरूम की है। साउथ वेस्ट सबसे बेस्ट डायरेक्शन है, क्योंकि साउथ वेस्ट के देवता है नृत्य देव और साउथ वेस्ट को पितरों का जोन भी कहा जाता है। और इसके प्लैनेट्स है राहु। क्यों? क्योंकि प्लैनेट राहु के होने से यहाँ पे आपका माइंड बहुत नई नई प्लानिंग, नए नए आइडियाज लेकर आता है। और साउथ वेस्ट पितरों का जोन होने की वजह से यहाँ पर आपके रिश्तों में मिठास, रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा और बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनी रहेगी। और आपको ये पता होगा कि सही टाइम पर कौन सा आइडिया इम्प्लीमेंट करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। साउथ वेस्ट में पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेगी और कभी भी हेल्थ इश्यू और फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगी। लेकिन यदि आपने पितरों का जोन खराब कर दिया, अर्थात साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपने किचन बना दी, टॉयलेट बना दिया, पूजा घर बना दिया, सीढ़ियाँ बना दी, इससे क्या होगा? आपके पितर आपसे नाराज हो जाएंगे और नाराज होने से क्या होगा? आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी
और आपके घर का जो हेड ऑफ फैमिली मुखिया, उसको हमेशा मेंटल स्ट्रेस रहेगा और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपके घर में धन की कमी रहेगी और झगड़े बढ़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आपके बच्चे आपके कहना नहीं मानेंगे। इससे आपके घर में परेशानियां का दौर शुरू हो जाएगा। यदि आप चाहते हो कि आपके घर में पितरों को खुश रखे और उनको नाराज ना करे, तो जहाँ भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपसे कहीं भी कोई गलत जगह बन गई, जैसे किचन, पूजा घर इत्यादि जो भी आपने बनाया हो, वहाँ पर आप पीले रंग की पट्टी चारों तरफ से लगा सकते हो, जिससे पितर देवता नाराज नहीं होंगे, शांत हो जाएंगे। उनके शांत होने से उनकी ब्लेसिंग हमेशा आप पर बनी रहेगी। क्या कबूतरों का घर में आना शुभ होता है? इस बारे में अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार कबूतरों का घर में आना अशुभ होता है। यदि कबूतर आपके घर में अपना बसेरा बसा लेते हैं और वहां पे वास करने लगते हैं, जिससे उस कबूतर की गंदगी, बीट, पंख इत्यादि से आपके घर में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। वास्तु शास्त्र में भी बताया गया है, यदि कबूतर 7 दिन तक आपके घर में अपना बसेरा बसा लेते हैं, तो आपके घर में वास्तु दोष शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके घर में हेल्थ इशू, अकारण विपत्तियां, परेशानियां, तकलीफें आनी शुरू हो जाती है। अक्सर घरों के अंदर मकड़ी के जाले पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? जहाँ कोई नहीं रहता, खाली स्थानों पर, बंद घरों में, खंडरों में अक्सर मकड़ी के जाले पाए जाते हैं। मकड़ी के जालों का अर्थ है जाल के अंदर धीरे धीरे शिकार को फंसाकर खत्म कर देना। मकड़ी के जाले दरिद्रता की निशानी है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी मकड़ी के जाले दिखना शुभ नहीं होता, क्योंकि मकड़ी के जाले लगने से आपके घर की खुशियों में ग्रहण लग जाता है, आपके घर में धन की कमी शुरू हो जाती है, आपके परिवार में तनाव बना रहता है। आपने देखा होगा कभी कभी मंदिर के अंदर मकड़ी के जाले लग जाते हैं। इसका अर्थ है कि आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशन शुरू हो चुकी है और आपके घर में धीरे धीरे परेशानियों का दौर आना शुरू हो गया है। इसलिए जब भी आप मकड़ी के जालों को देखो और उसको साफ कर दो, क्योंकि मकड़ी शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। मकड़ी के जालों से आपके जिंदगी में ठहराव आ जाता है। वहां पर रहने वाले लोगों का मन भ्रमित रहता है, उनमें आपस में तनाव रहता है, आलसी हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहने लगता है। जो आपके घर का हेड ऑफ फैमिली यानी आपके घर का मुखिया का मन भ्रमित रहेगा, तो सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले पाता। इसलिए जब भी आप मकड़ी के जालों को देखो, उसको हटा दो, या धुएं से भी आप उसको हटा सकते हो, लेकिन कभी भी मकड़ी को नहीं मारना चाहिए। नहीं तो आपके घर में शनि और राहु का दोष आ जाता है, जिससे आपके घर में बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी जब आपके घर में सुख शांति है, प्यार मोहब्बत है, रिश्तों में मिठास है, तो आपके घर में मकड़ी के जाले नहीं लगते। लेकिन यदि आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, आपसी तू मैं रहने लगी, रिलेशनशिप में भी कड़वाहट भरने लगी, तो आपके घर में मकड़ी के जाले बनने शुरू हो चुके होते हैं, जो आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए हो सके तो अपने घर की सुख शांति के लिए आपको मकड़ी के जाले नहीं बनने देना चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि आपका घर टी पॉइंट पर है, तो इससे आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि आपके घर में एनर्जी का फ्लो रुक जाता है और घर में धन की कमी बनी रहती है, धन टिकता ही नहीं है और आपके घर में बिना बात के क्लेश बने रहते हैं, मेंटल टेंशन बनी रहती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि घर के हेड ऑफ फैमिली को यानी आपके घर के मुखिया को बिना बात पर हेल्थ इशू होने लगते हैं। इसलिए वास्तु दोष दूर करने के लिए आप अपने घर के मेन दरवाजे पर विंड चिन्ह लगाने चाहिए, जिससे आपके घर में एनर्जी का फ्लो हमेशा बना रहे।
घर के मेन गेट के बाहर यानी मुख्य द्वार पर यदि पत्थर पड़ा हो, गड्ढा हो गया हो या कीचड़ बह रहा हो, तो अकॉर्डिंग टू वास्तु आपके घर में हमेशा लाइफ में स्ट्रगल बनी रहेगी और रुक रुक के आपके सारे काम होंगे और जीवन में सक्सेस नहीं पा सकोगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वास्तु घर के मेन गेट पे यानी मुख्य द्वार पर इन चीज़ों के आ जाने से आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। इसलिए हो सके तो अपने घर के बाहर से पत्थर और कीचड़ या कोई गड्ढा बन गया हो तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए, वरना इसका बहुत बड़ा आपको परिणाम भुगतना पड़ता है। धन्यवाद। यदि आपके घर के मेन गेट के सामने लंबा पेड़ है तो इसका अर्थ है कि आपके घर में वेंटिलेशन की कमी हो गई, सूरज का प्रकाश भी नहीं आता होगा और आपके काम रुक रुक कर होते होंगे, यानी काम में रुकावटें आती होगी, बिजनेस में ग्रोथ नहीं होती होगी और आपको लेट सक्सेस मिलती होगी। तो उस पेड़ की वजह से जो वास्तु दोष उत्पन्न हुआ है उसको दूर करने के लिए सबसे सरल उपाय ये है कि आप पेड़ के पास जाओ, हाथ जोड़कर भाव के साथ चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बनाओ और प्रार्थना करो मन ही मन में कि मेरे घर में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाए। यदि आपके घर के अंदर सीलन है दीवारों पर, तो इसका अर्थ है कि आपका घर में रहने वालों का मन अशांत रहेगा और जो घर का हेड ऑफ फैमिली है वो हमेशा मेंटली टेंशन में रहेगा और दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा और जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा और मन अशांत रहने से घर में झगड़े भी बने रहेंगे। तो हो सके आप अपने घर के सीलन को हटाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अगर घर की सीलन नहीं हटेगी तो आपके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव बने रहेंगे, अप एंड डाउन लाइफ में हमेशा बना रहेगा। यदि घर के सामने बिजली का खंभा या ट्रांसफॉर्मर हो तो ये शुभ नहीं होता। इससे घर में रहने वाले मुखिया का जीवन हमेशा उलझनों में घिरा रहता है और घर में बीमारी, अग्निकांड, झगड़ा या कोर्ट केस का भय हमेशा बना रहता है। तो वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार पर अष्टकोणीय दर्पण लगाओ, लेकिन इस मिरर को कभी भी भूलकर घर के अंदर मत लगाना और अष्टकोणीय मिरर को इस प्रकार से लगाओ कि खंबे का नेगेटिव प्रतिबिंब चेंज होकर वापस लौट जाए। यही इसका सरल उपाय है। कभी भी आपकी रसोई के अंदर और पानी का सिंक अगर एक साथ होगा तो आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आग और पानी को आपने इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने से क्या हुआ, घर में बिना बात के झगड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्लेश रहेगा घर के अंदर और आपके रिश्तों में मिठास खत्म हो जाएगी, लड़ना झगड़ना शुरू कर दोगे, फाइनेंशियल कमी रहेगी तो कर्जे भी शुरू हो जाएगी। तो इसका सरल उपाय ये है कि चूल्हे के साथ और पानी के साथ उसके बीच में एक दीवार खींच दो। दीवार खींचने से क्या होगा, आपका आग और पानी अलग हो जाएगा, तो आपके घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। ऐसे करके एक लंबी सी दीवार खींच देना, ये इसका सरल उपाय है। वास्तु के अनुसार यदि आपकी किचन साफ सुथरी नहीं रहेगी, क्लीन नहीं रहेगी, गंदी रहेगी, तो इससे आपका काम करने का मन नहीं करेगा, आपकी एनर्जी डाउन रहेगी, आप थके थके रहोगे और आप हमेशा आपकी हेल्थ खराब रहेगी। क्योंकि रसोई क्या है, हमारी अन्नपूर्णा का स्थान। जब अन्नपूर्णा के स्थान को आप साफ नहीं रखोगे तो आपके लक भी आपका साथ नहीं देगा और हमेशा बीमार रहोगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वास्तु के अनुसार से इसको क्लीन रखो, साफ रखो। जितनी साफ रहेगी आपका लक, आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और घर में रहने वालों के लिए उनकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी और काम करने में उनका मन लगेगा तो हमेशा वो आगे आगे बढ़ते रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में आपके रसोई घर की डायरेक्शन सही डायरेक्शन में नहीं होती, जिसकी वजह से आपको अपने घर के खर्चों में कटौती करनी पड़ती है और लेडीज़ को तो कमर में दर्द होता है और पैरों में दर्द भी होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है यदि आपके घर में आपके किचन की डायरेक्शन अगर साउथ ईस्ट कोने में है तो आप अन्नपूर्णा बन जाते हो। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आप साउथ डायरेक्शन में बना सकते हो, लेकिन साउथ ईस्ट में डायरेक्शन में किचन घर ना होने की वजह से जो परेशानी आपकी लाइफ में आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यू आती है, तो उसको दूर करने के लिए आप अपने चूल्हे के नीचे ग्रीन कलर का स्लैब लगा लो। ग्रीन कलर का स्लैब लगाने से
आपका बैलेंस हो जाएगा डायरेक्शन, कि जो आपको कटौती हो रही थी, खर्चों में कटौती करनी पड़ती थी, वो आपको करनी नहीं पड़ेगी। यही इसका रसोई घर का उपाय है। यदि आपके घर के पंखे गंदे हैं, साफ नहीं रहते, तो इसका अर्थ है कि आपके घर में बीमारी होने वाली है। आपके घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार रहेगा और आपके सारे पैसे बीमारी में खर्च हो जाएंगे। क्योंकि गंदगी क्या है? राहु है। और राहु को आप अपने घर में न्योता दे रहे हो कि आओ जी हमारे घर में आओ, जिससे आपके घर में हर चीज़ अचानक आपके जीवन में परेशानी शुरू हो जाएगी, स्ट्रगल बढ़ने शुरू हो जाएंगी और आपकी हेल्थ खराब रहेगी। हेल्थ खराब रहेगी तो आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। तो अपने भाग्य को सही रखने के लिए, अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए हमेशा घर के पंखों को साफ सुथरा रखना चाहिए। भूलकर भी घर के पंखे गंदे नहीं रहने चाहिए, नहीं तो घर का हेड ऑफ फैमिली को बहुत ही मेंटली स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है और हमेशा उनके दिमाग में टेंशन बनी रहती है। पूजा घर के लिए कौन सी दिशा सर्वोत्तम होती है? आजकल बड़ी समस्या है कि समझ में नहीं आता कि पूजा घर यानी मंदिर को कहाँ पे स्थापित करें। स्पेस कम होने की वजह से हम पूजा घर कहीं भी, किचन में, बेडरूम में या स्टोर रूम में कहीं भी बना देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम घरों के अंदर मंदिर क्यों बनाते हैं? हम अपने इष्ट देव की पूजा, उपासना, आराधना और भक्ति भाव से पूजा करने के लिए हम मंदिर बनाते हैं, जहाँ पे हम एकांत में अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए हम पूजा कर सके, प्रे कर सके। घरों के अंदर पूजा घर के लिए सबसे बढ़िया सर्वोत्तम दिशा होती है ईशान कोण, जिनके देवता शिव भगवान है, जो ज्ञान और विद्या के अधिष्ठाता है। और जिन मंत्र और पूजा का हम जाप करते हैं, उनके आदि गुरु भी शिव भगवान ही है। प्रातःकालीन सुबह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें इस दिशा को पवित्र करती है, इसलिए ईशान कोण में पूजा घर बनाना सर्वोत्तम होता है। कभी भी घर के अंदर 8 उंगल से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। हमेशा देवी देवताओं की मूर्तियां ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की दीवार के सहारे होने चाहिए, जिससे हम जब पूजा करते समय हमारा मुख, हमारा फेस नॉर्थ या ईस्ट दिशा की ओर हो तो वो सर्वोत्तम होता है। कभी भी बेडरूम के अंदर देवी देवताओं के चित्र नहीं लगाए जाते। हमेशा हवन या यज्ञ वेदी साउथ ईस्ट दिशा में बनानी चाहिए। वेस्ट दिशा और साउथ दिशा में पूजा घर की अलमारियां इस दीवार के सहारे बनानी चाहिए। घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश प्रतिमा, 3 देवी प्रतिमा, 2 गोमती चक्र, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए, वरना अन्यथा आपके मन में हमेशा अशांति रहेगी, उनके मन को शांति नहीं मिलेगी। कभी भी पूजा घर के ऊपर, नीचे, आसपास शौचालय की दीवार नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में कष्ट बना रहेगा। यदि पूजा करते समय हमारे दीपक का मुख वेस्ट दिशा की ओर होगा तो दुख की प्राप्ति होती है। यदि साउथ दिशा की ओर रखेंगे तो हमें हमेशा कष्ट का अनुभव रहेगा। इसलिए हो सके अपने घर की सुख शांति के लिए हमेशा ईशान कोण में ही पूजा घर बनाए, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि, सुख शांति बनी रहे। वास्तु के अनुसार यदि घर के अंदर मंदिर बनाना है तो इसको अलग स्थान दिया जाता है, लेकिन कभी कभी घर में स्पेस ना होने की वजह से हम ड्राइंग रूम के अंदर मंदिर बना देते हैं। मंदिर बनाने से हमारा मन पूजा में नहीं लगता और हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता और मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते। तो इसलिए हो सके तो मंदिर के आगे एक पर्दा लगा देना चाहिए, जिससे हम जब भी अपनी पूजा प्रार्थना करें तो भगवान जिसको स्वीकार कर ले। जाने अनजाने में कई बार हम गलत दिशा में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर देते हैं, जिससे हमें पूजा का फल नहीं मिलता। इसलिए वास्तु के अनुसार गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने के लिए आपको ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। और गणेश जी को कभी भी खड़े हुए मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए, हमेशा बैठे हुए या लेटे हुए गणेश जी की मूर्ति लगानी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, धन की वृद्धि होती है और गणेश महाराज जी हमारे घर में विराजमान रहते हैं।
वास्तु एंड फेंग शुई के अकॉर्डिंग दर्पण लगाना बहुत महत्व होता है। इसका जितना बड़ा दर्पण होगा उतना ही बड़ा आपको फल देता है। यदि आप ये मिरर नॉर्थ में लगाते हो तो आपको धन का लाभ होगा, और यदि ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हो तो आपको नेम फेम भी मिलता है, और यदि नॉर्थ ईस्ट में लगाते हो तो आपको ऑल अराउंड प्रॉस्पेरिटी मिलती है। लेकिन भूलकर भी साउथ और वेस्ट दिशा में कभी भी मिरर नहीं लगाना चाहिए। नमस्कार। यदि आपने अपना नया ऑफिस लिया है या कोई बिजनेस शुरू किया है तो काम में ग्रोथ पाने के लिए अकॉर्डिंग टू वास्तु आपको अपने ऑफिस के अंदर ईस्ट डायरेक्शन की तरफ सूर्य की फोटो लगानी चाहिए। उससे आपको नेम फेम मिलेगा, सोशल नेटवर्किंग बढ़ेगी, आपकी काम में सफलता मिलेगी और सूर्य देव का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा। अकॉर्डिंग टू वास्तु भागते हुए घोड़े लगाने की फोटो से क्या होता है कि एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, काम करने की स्पीड बढ़ जाती है। जो काम आप स्लो करते थे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आप अपने काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु यदि नॉर्थ में आप घोड़े की फोटो लगा रहे हो 7 घोड़ों की तो ब्लू रंग की लगानी चाहिए। अगर साउथ में लगा रहे हो तो लाल रंग की, लेकिन रेत में दौड़ते हुए की, पानी में दौड़ते हुए की कभी भी घोड़े की फोटो नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा बहुत ही अशुभ फल देती है। और नॉर्थ वेस्ट में लगानी हो तो ब्लू रंग के घोड़े की लगानी चाहिए। अगर वेस्ट में लगानी हो तो आपको वाइट रंग के घोड़ों की फोटो लगानी चाहिए, पानी वाली फोटो सिर्फ नॉर्थ में, ईस्ट में या वेस्ट में लगा सकते हो। अदरवाइज कहीं पे भी आपको पानी की फोटो नहीं लगानी चाहिए। साउथ में भूलकर भी पानी वाले घोड़े की फोटो नहीं लगानी चाहिए, अन्यथा बहुत ही अशुभ होता है। विंड चेन लगाने के लिए हम कहीं भी लगा सकते हैं इसको, घर पे, दुकान पे, ऑफिस में, फैक्ट्री में, इसको कहीं भी लगा सकते हैं। और विंड चेन को घर के अंदर या घर के बाहर भी लगा सकते हैं। इसको उस स्थान पर लगाए जाते हैं जहाँ पर हवा का आना जाना ना हो, यानी वेंटिलेशन ना हो, तो वहाँ पे इसको लगाने से वेंटिलेशन अच्छी हो जाती है, आपके घर में हेल्थ इशू बिल्कुल भी नहीं रहते। और दूसरी बात है, इसको लगाना बहुत सौभाग्य माना जाता है। और इसको लगाने के लिए आप नॉर्थ वेस्ट में 6 रोड वाली लगाना, और वेस्ट में आप 7 रोड वाली लगा सकते हो। और लेकिन ईस्ट और साउथ ईस्ट में कभी भी धातु वाली नहीं लगा सकते। आप विंड चेन को लकड़ी वाली विंड चेन लगा सकते हो। पहले के टाइम में टॉयलेट हमेशा घर के बाहर बनाया जाता था, लेकिन आज के टाइम में घर में स्पेस ना होने की वजह से घर के अंदर टॉयलेट को बना दिया जाता है। टॉयलेट बनाने से क्या होता है कि घर में नेगेटिविटी फैल जाती है और हेल्थ इशू आने शुरू हो जाती है। और यदि टॉयलेट आपका सही डायरेक्शन में ना हो वास्तु के अकॉर्डिंग तो आपको हेल्थ इशू रहेंगे और आपकी जितनी भी सेविंग कर रखी है वो सब आपकी बीमारियों में खर्चा शुरू हो जाएगा, आपके डॉक्टर पास पैसा खर्च करना शुरू करेगा। लेकिन इसका सरल उपाय ये है कि आप कांच की कटोरी में नमक रखो और शनिवार वाले दिन कृष्ण पक्ष में इसको रखने से आपकी जो नेगेटिविटी है उसको नमक काट देगा, क्योंकि नेगेटिविटी को नमक ही काट सकता है। कभी भी व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पैर रखकर नहीं सोना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा में सर रखकर सोने से आपका स्वास्थ्य, आयु, लाभ और यश की वृद्धि होती है। यदि आप दक्षिण दिशा में पैर रखकर सोएंगे तो इससे आपके पूर्वजों का अपमान होगा और आपको रात नींद अच्छी नहीं आएगी और आपको रात को बुरे स्वप्न आएंगे, क्योंकि इस दिशा के देवता यमराज हैं। आपने देखा और सुना होगा कि मृत व्यक्ति के पैर हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रखे जाते हैं और उत्तर दिशा की ओर सर रखा जाता है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें दक्षिण दिशा में सर रखकर सोना चाहिए और उत्तर दिशा की ओर पैर रखकर सोना चाहिए। यदि हम पूर्व दिशा की ओर सर रखकर सोएंगे तो हमें ज्ञान की वृद्धि होती है, और यदि हम उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा की ओर सर रखकर सोएंगे तो हमें चिंता, परेशानी, हानि और हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। वास्तु के अनुसार अगर हस्बैंड वाइफ में रिश्तों में मधुरता नहीं है तो बेडरूम में राधा कृष्ण की मूर्ति लगा सकते हो या फोटो लगा सकते हो। उससे क्या है कि आपस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा प्यार बढ़ेगा, आपसी समझ बनेगी और रिश्तों में मिठास आएगी, क्योंकि राधा कृष्ण प्रेम का प्रतीक है।
वाटर फाउंटेन हमेशा नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाया जाता है, क्योंकि इससे परिवार में खुशी बनी रहती है, परिवार में धन, वैभव और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन इसे भूलकर भी बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। अपने घर की पॉजिटिव वाइब्रेशंस के लिए आपको, कि हमारे घर के अंदर गुस्सा ना आए, कोई भी लेडीज जो काम करके आती है अपने घर के अंदर, और कोई भी जेंट्स जो काम करके जॉब करे, बिजनेस करे, कहीं से भी आए, बाहर से घर के अंदर आए, तो अपने घर में सकारात्मकता ऊर्जा को लाने के लिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन को लाने के लिए, सबसे पहले आपको जब भी घर में एंटर करो, हमेशा हाथ में कुछ मिठाई जैसे चॉकलेट, टॉफी या आइसक्रीम, कुछ भी एनीवन आप लेके घर के अंदर एंटर करोगे, आप देखना आपके घर की पॉजिटिव वाइब्रेशन कितनी दुगनी हो जाएगी। आफ्टर 45 डेज आपके घर में बरकत शुरू होने लगेगी, अबंडेंस आने शुरू हो जाएंगे। आप खुद सोचो कि अगर ये मैंने आपको एक सिंपल उपाय बताया है, जो आपके घर की पॉजिटिव वाइब्रेशन को एज इट इज रखेगी, बरकरार रखेगी, उसको आपके घर में नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आएगी, आपके घर में गुस्सा, एग्रेशन, हेल्थ इशू, मनी को लेकर प्रॉब्लम्स, बड़ों की रिस्पेक्ट ना करना, उल्टा सीधा ना बोलना, अगर सब चाहते हो कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, ग्रह क्लेश ना होए, और हमारे घर में प्यार मोहब्बत से रहे, सबके साथ सब मिलकर साथ में रहे, तो आपको एक छोटी सी रेमेडी बताई थी कि जो भी घर में जेंट्स या लेडीज कमाकर आती है अपने घर के अंदर, बच्चों के लिए, बच्चे नहीं हो तो अपनी बीवी के लिए, बीवी के लिए नहीं हो तो अपने माँ बाप के लिए, चॉकलेट, टॉफी, कुछ भी जो उनको पसंद का हो, बिस्कुट, कुछ भी लेकर घर के अंदर डेली, हर रोज एंटर करोगी। अब हमारा दूसरा बात थी कि हम ऑफिस के अंदर अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन को कैसे पहचाने। अपने घर में तो आपको पता चल गया पॉजिटिव वाइब्रेशन क्या होती है, जिसमें फीलिंग्स होती है, प्यार होता है, गुस्सा नहीं होता, इमोशंस होते हैं, और चेहरे पे स्माइल होती है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन। अब आप ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में कोई क्लाइंट आपके पास आया, आपको अच्छा लगा, वो आपके पास बैठा, आप भी बहुत खुश हुए, चेहरे पे स्माइल थी, बातचीत कर रही थी, काम नहीं बना तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपको उससे मिलना अच्छा लगा, इसे कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन। आपके क्लाइंट आपके साथ अच्छा बिहेव कर रही है, अच्छा मीठा बोल रही है, अब पीठ पीछे आपको गलत अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर रही, आपका स्टाफ आपके साथ मिलजुल कर काम करता है, आप कोई भी ऑर्डर करते हैं या कोई भी बात कहते हैं तो आपका स्टाफ आपकी बात को मानता है, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव वाइब्रेशन। मान लो कोई क्लाइंट आया और आपको अच्छा नहीं लगा मिलना, ना उसको अच्छा लगा, आपसे उल्टा सीधा बोला, आप भी बोले, आपका माहौल, आपका ऑफिस का माहौल थोड़ा गमगीन हो गया, थोड़ा सा अपसेट सा हो गया कि यार पूरा दिन खराब हो गया मेरा इस आदमी के आने से, इसे बोलते हैं नेगेटिव वाइब्रेशंस। आपका स्टाफ, आपके क्लाइंट या आपकी दुकान पे अगर आप काम करते हो, तो दुकानदार में जैसे कस्टमर आते हैं, कई बार बड़े कस्टमर इरिटेट करते हैं कि यार बहुत बेकार है, वो आपकी हर कमी में मीन मेख निकालते हैं, आपको गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उस गुस्से को पीना पड़ता है, क्योंकि आपका काम ही ऐसा है कि आपको थोड़ा चेहरे पे स्माइल रख के मन को शांत करके बोलना पड़ता है, लेकिन आप बाद में उसको गाली बकते हो कि नहीं यार इसने पूरा दिन बर्बाद कर दिया, और उसके लिए नेगेटिव वाइब्रेशन निकलती है। पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए आपको पहचान आपको समझ में आ गई, पॉजिटिव वाइब्रेशन वास्तु के जरिए कैसे पता कर सकते हैं। वास्तु के जरिए की यानी कि आपके घर में जो इमोशंस का है, जो आपके घर में फीलिंग्स का जो जोन है, जो आपके घर में बैलेंस करता है, आपका इमोशन जोन वाटर जोन, यानी कि आपके नॉर्थ डायरेक्शंस बिल्कुल सही जगह पे है, और आपके इमोशन बिल्कुल सही जा रही हैं, और आपके अंदर स्टेबिलिटी आ गई है, इससे आपके घर का वातावरण बिल्कुल सही हो गया, एटमॉस्फेयर सुखमय होता है। यदि आपके घर में नॉर्थ जोन, नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर दिशा, अगर नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा, नॉर्थ ईस्ट को आपको पता है कि उसको ईशान कोण भी कहते हैं, अगर ये बैलेंस में है आपके घर में, तो आपके घर में आपके रिलेशन सही रहेंगे, और आपको वेल्थ, आपके पैसे, आपकी मनी की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पहला जो वास्तु के अंदर होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, उत्तर पूर्व दिशा, यानी ईशान कोण। ईशान कोण कौन है? भगवान शिव का कोना, इसके देवता भगवान शिव है, गॉड भगवान शिव है,
और देवता बृहस्पति देव है जो हमें ज्ञान और विद्या देते हैं। अगर आपको ज्ञान की नॉलेज होगी, किसी भी काम करने के लिए आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी बहुत जरूरी है। अगर आपका माइंड किसी काम को लेकर क्लियर नहीं है तो नेचुरली आपको दिमाग में इमोशंस चलते रहेंगे और अप एंड डाउन लाइफ में चलता रहेगा। कि वास्तु टिप्स में सबसे पहले आपको नॉर्थ ईस्ट का कोना सबसे साफ रखना है। उसमें आप पूजा घर बनाना सबसे बेस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको उसमें कभी भी टॉयलेट मत बनाना, नहीं तो आपके घर में हेल्थ इशू 100% आएंगे ही। आप चाहकर भी उस हेल्थ इशू को नहीं रोक सकते, कितना भी इलाज करवा लो। पेट से संबंधित स्टमक प्रॉब्लम आपको हमेशा रहेगी, जैसे कब्ज रह गई, एसिडिटी रहती है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप दवाइयाँ खाते रहो लाइफ भर। इसलिए कहते हैं कि जो भगवान का देवता का कोना है उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। आपको ना तो नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम नहीं बनाना चाहिए बिल्कुल भी। आपको 2-3 टिप्स दे रही हूँ इस बारे में, वास्तु के बारे में। फिर हम आपसे बात करेंगे कि आपके कोई क्वेश्चंस तो आप हमसे बात कर सकते हो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना तो आपको टॉयलेट बनाना है, ये आप नोट कर लीजिएगा, और ना ही आपको उसके अंदर बेडरूम बनाना है, और ना ही सीढ़ियाँ। 3-4 चीजें आपको उस नॉर्थ ईस्ट के कोना चेक करके, अपने घर का कोना चेक करके ले लेना कि वहां पे क्या है। अगर रसोई घर में अगर आपकी पूजा घर बन गया, नॉर्थ ईस्ट आप रसोई घर के अंदर ले आए, तो आपके घर में दवाइयाँ चलती ही रहेगी। आप उसको दवाइयों को खत्म नहीं कर सकते। जैसे हाजमोला खाते रहोगे, चूरन खाते रहोगे, मतलब आपकी लाइफ में चीजें चलती रहेगी आम, और आप सोचोगे तो आम बातें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत लोग हैं आज के टाइम में भी जो बिना दवाइयों के 80 ईयर्स 90 ईयर्स तक एज इट इज बिल्कुल सही चल रही है, बिना दवाइयों के। उनको दवाइयों की जरूरत पड़ी ही नहीं कभी लाइफ के अंदर, बहुत कम उन्होंने दवाइयाँ खाई है। अगर आप चाहते हो अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को अच्छी तरह से समझ लेना कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कितना साफ सुथरा रखने से बेनिफिट क्या मिलता है। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे मनी के बारे में। मनी की इशू तो हर घर के अंदर है, लेकिन पैसा तो आपके घर में आया लेकिन सेविंग नहीं हो पाई। इसका जो डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ दिशा है। नॉर्थ दिशा के भगवान जो है कुबेर देवता है। कुबेर कौन है? जो धन के स्वामी है। और इसका जो है ग्रह, प्लैनेट्स जो है इसका बुध है। बुध देवता हमें देते हैं, बुध ग्रह हमें देते हैं बिजनेस, और कुबेर देवता देते हैं हमें धन। अगर आप चाहते हो कि हमारे घर में धन बना रहे और बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती रहे, नई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, तो भी तो आप जिंदगी में आगे ग्रोथ कर पाओगे, वरना आपकी लाइफ तो वहीं स्टॉप हो जाएगी। जिंदगी में ग्रोथ नहीं होगी तो आप सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे चढ़ोगे? पहला स्टेप उठाया तो दूसरा स्टेप उठाया, तो आगे बढ़ने के लिए अपनी आपको एम, अपना लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी चाहिए। तो नॉर्थ दिशा जो होती है वो वाटर जोन होता है आपका। वाटर जोन मतलब आप नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर टॉयलेट मत बनाना। अगर आपने टॉयलेट बना लिया, बाथरूम बना लिया, आप उस बाथरूम में नहा सकते हो, लेकिन पॉट नहीं रख सकते, डब्ल्यूसी नहीं होना चाहिए। अगर आपने उस जोन में डब्ल्यूसी रख लिया तो आपके घर में पैसा कभी नहीं रुकेगा। पैसा आएगा, आप खर्चा करोगे, सब कुछ होगा, लेकिन सेविंग नहीं होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आपके नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू होती है, आपकी प्रॉब्लम्स। यदि आपकी एंट्री नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा है, तो आपके घर में पैसा आता जाता रहेगा, रुकेगा नहीं। पैसा ना रुकने की मैंने आपको सिर्फ 2 डायरेक्शन बताई है अभी इस वक्त, एक नॉर्थ, एक नॉर्थ वेस्ट, और एक डायरेक्शन और है साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट के देवता जो है आपके शुक्र ग्रह है, और इसमें आपको, अगर आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन की फायर जोन है, आपका डेली यूज का पैसा जो दैनिक खर्चा करते हो, जैसे रोज बच्चों के स्कूल आने जाने के पैसे देते हो, या अपनी गाड़ी का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, किचन का खर्चा, जो डेली रूटीन का खर्चा होता है वो आपके साउथ ईस्ट जोन से आता है। ये फायर जोन है। यदि आपकी किचन, आपकी रसोई साउथ ईस्ट के कोने में है, तो आपके घर में बरकत हमेशा रहेगी। आपको किसी बात की किचन में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, पैसा आपका डेली रूटीन में आता जाता रहेगा।
यदि आपने इसी जोन के अंदर साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में अगर आपने टॉयलेट बना लिया तो आपके घर में पैसों में आग लग जाएगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, निरंतर खर्चे। आप चाहकर भी उन खर्चों को रोक नहीं पाएंगे। सपोज आपके घर में रोज मेहमान आने शुरू हो जाएंगे कि भाई खर्चा कैसे हो रहा है, कवर नहीं कर पा रहे खर्चा, किचन का खर्चा बढ़ जाएगा आपका। तब आप क्या करोगे? साउथ ईस्ट को अन्नपूर्णा भी कहते हैं। सही दिशा में, सही डायरेक्शन में यदि आपके घर के बेडरूम, टॉयलेट, किचन, सीढ़ियाँ, आपका ड्राइंग रूम सब कुछ अगर सही डायरेक्शन में होगा तो आपके घर में बरकत ही बरकत होगी, आपके घर में सेविंग होगी और आपके घर में प्रॉपर्टियां बननी शुरू हो जाएगी। आपके घर में 60% वास्तु काम करता है, आपका लक 20% और आपके कर्म 20% काम करते हैं। वास्तु को सही करना इसलिए जरूरी होता है कि आप वास्तु सही कैसे करोगे। वास्तु सही करने से क्या होता है कि आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, लेकिन आप उस भाग्य को जो समेट कर रख नहीं पा रहे उस चीज को। क्यों? आपकी मम्मी पापा ने आपकी प्रॉपर्टियां बनाई, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर्टियां बनी, आपको पैसा मिला, लेकिन क्या हुआ जब आपके फादर ने प्रॉपर्टियां बनाई आपको देके चले गए तो आपने उस प्रॉपर्टी का सही तरह से यूज ही नहीं कर पाए और सारी प्रॉपर्टियां बेच कर दी। बिल्कुल आप खाली हो गए। ये सोचो आपके माँ बाप की सेविंग जो माँ बाप ने इतनी जोड़ी थी, वो प्रॉपर्टी एकदम, वो खर्चे एकदम कैसे हो गए आपके पास? कोई ना कोई वजह तो होगी, भाग्य ने आपको पैसा तो दिया लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। इसे कहते कर्म। यदि हम कोई भी चीज को सही टाइम पे सही डिसीजन लेंगे, सही कर्म करेंगे तो आपको भाग्य 100% आपका साथ देगा। और वास्तु की डायरेक्शंस नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन, इस 4 जोन आपके सही जगह पे सही चीज बनी होगी तो आपको सेविंग से कोई नहीं रोक सकता। आप हर एक के पास प्रॉपर्टी और पैसा हो सकता है, लेकिन बहुत लोग वास्तु को मानते कि वास्तु बेकार चीज है, वास्तु तोड़ फोड़ करवाते हैं। ये नहीं, आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है। वास्तु का मतलब डराना नहीं होता कि आपके घर में जिधर को भैतिश हो तो अपनी उस कमरे को तोड़कर नया कमरा बना लो। हर चीज के उपाय है, उसका इफेक्ट भी आता है, लेकिन सिर्फ विश्वास पे काम करना पड़ता है। यदि आप इस चीज को मानोगे और विश्वास के साथ कोई रेमेडी या उपाय करवाओगे तो 100% रिजल्ट आता है। कितने ही घर मैंने देखी है, कोरोना काल में आपने देखा कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोगों का घर खत्म हो गया। मेरी खुद की फैमिली में काफी चीजें मैंने देखी कि मैंने एक बात नोट की, जिसके घर में वास्तु दोष ज्यादा था ना, उस घर में ये प्रॉब्लम आई थी। किसी के घर के बाहर गड्ढा बना हुआ था, किसी के घर के बाहर कीचड़ था, किसी के घर के बाहर पानी बह रहा था काफी टाइम से, वो चाहकर भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। वास्तु दोष ज्यादा होने की वजह से भी प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाती है, जिसका सॉल्यूशन निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहली बात तो ये कि आपको वास्तु से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। वास्तु डराने की चीज है ही नहीं। सिर्फ 5 एलिमेंट्स होती है जिसमें आपको, जैसे हमारे शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, ऐसे ही हम अपने मकान को, अपने घर को 5 तत्वों से बनाते हैं। अगर वो बैलेंस में होंगे तो हम भी ठीक रहेंगे और हमारे घर में रहने वाले प्राणी, हमारी फैमिली, हमारा परिवार और हम, हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ सब कुछ सही रहेगी। इसलिए कहते हैं कि अपनी 5 तत्वों को सही रखना चाहिए। यदि हमारे 5 एलिमेंट्स बॉडी के खराब हो जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं, तो दिक्कत तो आती है ना। तो वास्तु से डरना नहीं चाहिए, वास्तु को समझो। वेदों शास्त्रों में भी इसके बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। वास्तु के अकॉर्डिंग छोटे बच्चों के कमरे में सरस्वती माता की तस्वीर लगानी चाहिए और उनके कमरों का कलर हल्का रखना चाहिए। डार्क कलर बच्चों के लिए शुभ नहीं होता। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसे बच्चों के कमरे में स्टडी टेबल पर एजुकेशन टावर रखने से लाभ मिलता है। इसे नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। इससे उनके बैठने की क्षमता बढ़ती है और एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाते हैं। लेकिन एजुकेशन टावर को लाल रंग के कपड़े या लाल रंग के पेपर पर रखना चाहिए।